चैप्टर नंबर 8। कल जहां तक मैंने आपको पढ़ा दिया था उसमें क्वांटिफायर्स के बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन आपको दिया था। क्या होते हैं क्वांटिफायर्स? देखो यहाँ पर आपके पास कुछ फ्रेज आते हैं जो कि मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स में बहुत ज्यादा यूज होते हैं। जैसे सबसे पहले आता है देयर एग्जिस्ट। देयर एग्जिस्ट को मैथ्स में हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, उल्टा ई। एक इसके अंदर यूज होता है मैथ्स में बहुत ज्यादा, फॉर ऑल। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से, वी बनाकर क्रॉस कर देते हैं, इसको पढ़ते हैं फॉर ऑल। तो ये ज्यादातर यूज होते हैं सेट थ्योरी के अंदर, और ये सिंबल्स जो हमारे पास होते हैं ये कहलाते हैं क्वांटिफायर्स। क्या बोलते हैं जी मैम? जैसे मैंने आपके सामने एक स्टेटमेंट लिखा कि देयर एग्जिस्ट अ रेक्टेंगल whose sides are equal। तो इसके अंदर ये जो फ्रेज यूज हुआ ना यहाँ पर, देयर एग्जिस्ट, ये कहलाता है मेरे बच्चे कि क्वांटिफायर जिसे हम बोलते हैं। और इसका मीनिंग क्या है यहाँ पर कि कम से कम एक ऐसा रेक्टेंगल जरूर है, एटलीस्ट देयर इज अ रेक्टेंगल whose sides are equal, and that type of रेक्टेंगल आप जानते हैं उसे क्या बोलते हैं हम? स्क्वायर। एक है स्क्वायर, शाबाश, उसको हम स्क्वायर बोलते हैं। तो इस बात पर ये डिपेंड इस बात पर करता है कि सिचुएशन किस तरह की लग रही है। कई बार हम इसको रिप्लेस भी कर देते हैं, देयर इज एटलीस्ट वन, या इट इज पॉसिबल टू फाइंड, देयर इज सम। ये भी कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर लिए जाते हैं। तो ये आपके पास क्वांटिफायर्स कहलाते हैं बेसिकली। तो इसमें करना क्या होता है हमें? क्वांटिफायर्स वो आपसे कई बार पहचानने के लिए कह देता है कि उसे पहचान कर लिखिए क्या होंगे। एक्सरसाइज नंबर 8.4 से ही पहले आपके पास एक एग्जाम्पल मौजूद है इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव और को लेकर। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई ये वाला। ये क्या होता है एक्सक्लूसिव और एंड इंक्लूसिव और? दो तरह के और हमारे पास आते हैं, इन्हें हमें पहचानना होता है। जैसे मैंने आपके सामने लिखा एक स्टेटमेंट, मैंने आपसे कहा एक स्टेटमेंट है मेरे पास, द स्कूल इज क्लोज if it is a holiday or a Sunday। अब हम कैसे पहचानेंगे कि इसके अंदर इंक्लूसिव और लग रहा है या इसके अंदर एक्सक्लूसिव और लग रहा है? तो आप ये देखो, पहले अगर आप इनके दो अलग अलग कंपोनेंट स्टेटमेंट तोड़ते हो तो पहला आपको मिलता है कि भाई देयर द स्कूल इज क्लोज इफ इट इज हॉलीडे, और दूसरा आपको मिलता है द स्कूल इज क्लोज इफ इट इज संडे। क्या दोनों स्टेटमेंट अलग अलग ट्रू हैं? यस सर। यस सर। यस सर। तो इसका ये मतलब हुआ कि दोनों पूरी तरह से ट्रू है, तो हमारा जो गिवन स्टेटमेंट है वो ट्रू हो गया। तो इंडिविजुअली पहला भी ट्रू है, दूसरा भी ट्रू है, दोनों एक साथ भी ट्रू हो सकते हैं। भाई संडे और हॉलीडे अगर एक साथ पड़ जाए तो भी वो छुट्टी का ही दिन माना जाएगा, स्कूल क्लोज होगा उस दिन भी। तो इसका मतलब ये हमारे पास कैसा और है? इंक्लूसिव और। कैसा और है ये? इंक्लूसिव और। अब एक्सक्लूसिव और क्या होता है कि भाई एक्सक्लूसिव और में क्या होता है? देखो मैंने आपके सामने एक और स्टेटमेंट लिखा कि क्या है हमारे पास एक्सक्लूसिव और, ध्यान से समझिए कि उसने बोला कि विद अ थाली आइदर पेप्सी और एन आइसक्रीम।
वन कैन टेक। क्या एक साथ दोनों चीजें ले सकते हैं, पेप्सी भी और आइसक्रीम भी? नो सर। नहीं, या तो पेप्सी मिलेगी या आइसक्रीम मिलेगी, दोनों में से कोई एक मिलेगी। तो इसका मतलब ये होता है एक्सक्लूसिव और, जिसमें से हम एक बार में सिर्फ एक को इंक्लूड कर सकते हैं, दूसरे को छोड़ना पड़ता है, एक्सक्लूड करना पड़ता है, तो वो कहलाता है एक्सक्लूसिव और जहां पर हमें दोनों को एक साथ ले सकते हैं वो कहलाता है हमारे पास इंक्लूसिव और। तो जैसे कि आपसे कहा गया, एक और एग्जांपल ले रहा हूं, टू लाइंस इन ए प्लेन इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट और आर पैरेलल। क्या दोनों एक साथ पॉसिबल हैं कि इंटरसेक्ट भी कर जाएं और पैरेलल भी हो जाएं? नो सर। नो। तो इसका क्या मतलब हुआ हमारे पास कि ये भी एक्सक्लूसिव और का एग्जांपल है। समझ आ गई बात? यस सर। अब इसके बाद 8.4 के बाद हमारे पास आती हैं इम्प्लीकेशंस, यानी कि इफ क्यू, इफ पी देन क्यू, कन्वर्स ऑफ पी क्यू, देखिए ध्यान से। जी हाँ, अब कुछ इम्प्लीकेशंस के ऊपर क्वेश्चंस हैं हमारे पास। देखो बेसिकली इसमें दो तीन चीज इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, उसे आप बहुत अच्छे से कर लेंगे, तैयार कर लेंगे। एक तो कन्वर्स और दूसरा कॉन्ट्रा पॉजिटिव। जी हाँ, कन्वर्स एंड कॉन्ट्रा पॉजिटिव। ये क्या होते हैं भाई? कन्वर्स और कॉन्ट्रा पॉजिटिव या अपोजिट या इनवर्स अगर हमें लिखने को दे दिए जाए, जैसे कि मैंने आपके सामने एक स्टेटमेंट लिया, आपके सामने एक स्टेटमेंट लिया मैंने, इफ x plus 3 is equals to 9, then x is equals to 6। ये स्टेटमेंट ले लिया मैंने और मैंने आपसे ये बोला कि भाई मुझे इसका कन्वर्स लिखना है पहले। हाँ बेटा जी, क्या लिखना है इसका, क्या बताया मैंने आपको? कन्वर्स। कन्वर्स में होता क्या है, ध्यान से सुन लो। P से Q आ रहा है तो वो आपके पास Q से P ले लेते हैं हम। क्या मतलब? उसने हमारे से बोला कि if x plus 3 is equals to 9 then x is equals to 6। हम लेंगे if x plus 6 x is equals to 6 then x plus 3 is equals to 9। यानी कि P से Q था, अब हम Q से P ले लेंगे कन्वर्स निकालते टाइम। तो कन्वर्स क्या होगा? if x is equals to 6 then x plus 3 is equals to 9। बात क्लियर हो गई है? यस सर। हाँ जी, कन्वर्स का सिस्टम समझ में आ गया? क्या करा हमने? P टू Q था हमारे पास और हमने Q टू P लिख दिया। कोई परेशानी? नो सर। दूसरे पे आओ बच्चे, कॉन्ट्रा पॉजिटिव। कॉन्ट्रा पॉजिटिव में क्या करते हैं, अगर P टू Q है तो आप उसको नेगेशन ऑफ Q टू नेगेशन ऑफ P लिखते हैं। क्या कहा मैंने आपसे? नेगेशन ऑफ Q टू नेगेशन ऑफ P। तो आप क्या लिखेंगे बता सकते हैं आप इसे, इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव? इफ x is not equal to 6। शाबाश, x is not equal to 6 then Then x plus 3 is not equal to 9। very good, x plus 3 is not equal to 9। देखो सीधा सा फंडामेंटल बताया, आपको ये चीज याद रखनी है
कॉन्ट्रा पॉजिटिव के अंदर आपको ये याद रखना है, कन्वर्स के अंदर आपको ये याद रखना है, कभी भी गलती नहीं होगी। कन्वर्स में P टू Q को Q टू P लिखना है, कॉन्ट्रा पॉजिटिव में P टू Q को आपको नेगेशन ऑफ Q टू नेगेशन ऑफ P लिखना है। कोई प्रॉब्लम, दिक्कत, परेशानी? नो सर। अब इसके बाद हमारे पास एक चीज और आ जाती है, अपोजिट या इनवर्स जिसको हम बोलते हैं। जी हाँ सर, अपोजिट या इनवर्स कह लो। इसमें क्या करते हैं अपोजिट और इनवर्स में? इसमें जैसे आपके पास ये स्टेटमेंट लिखा था कि P टू Q, बस आपको उल्टा नहीं करना होता, नेगेशन लग जाता है, नेगेशन ऑफ P टू नेगेशन ऑफ Q। तो बताओ क्या लिखोगे आप इसका इनवर्स? If x plus 3 not equals to 9, then x is not equals to 6. If x plus 3 not equal to 9, then x not equal to 6। बात समझ में आ गई सभी को? Yes, sir. Yes. तो ये 3 स्टेटमेंट है आपके पास, जिसके अंदर सिर्फ आपको ये वाला कंसेप्ट याद होना चाहिए कि ये हमारा कन्वर्स है, ये हमारा कॉन्ट्रा पॉजिटिव है, और ये अपोजिट या इनवर्स हमारे पास है। इसके बिहाफ पर आप इजीली लिख सकते हैं ये तीनों चीजें, कन्वर्स भी, कॉन्ट्रा पॉजिटिव भी, और उसका इनवर्स भी। कई बार क्वेश्चन में वो ये कह देता है कि दिए हुए स्टेटमेंट को रीफ्रेज करके उसके अंदर इफ P देन Q की फॉर्मेट में लिखिए। जैसे आपके एक्सरसाइज का सबसे पहला क्वेश्चन देखिए आप 8.5 का लिखा है, उसके अंदर आपके पास कि उसको आपको रीफ्रेज करके इफ P देन Q की फॉर्मेट में लिखना है। तो आप उसे कैसे करेंगे? देखिए मैंने आपके सामने इफ P देन Q, जी हाँ, मैंने आपके सामने एक स्टेटमेंट लिख दिया कि वर्क हार्ड एंश्योर्स, वर्क हार्ड ensures that you will pass the exam, that you will pass the exam। ये लिखा है मेरे पास। ये एक हमने एक पार्ट ले लिया है कि वर्क हार्ड एंश्योर्स दैट यू विल पास द एग्जाम, कि आप पास हो जाएंगे। अब आपको इसे इफ P देन Q की फॉर्म में लिखना है कि अगर आप वर्क हार्ड करेंगे तो आप पास हो जाएंगे। यानी कि अगर हम इसे इफ P देन Q की फॉर्मेट में लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे? इफ यू वर्क हार्ड, जी हाँ, इफ यू वर्क हार्ड देन you will pass the exam। ठीक है भाई। तो आपने देखा कि हमने इसके अंदर इफ और देन का यूज कर दिया कि P से Q था, तो इफ P देन Q की फॉर्मेट में लिख दिया हमने इसे। आप एक्सरसाइज में देखो, एक्सरसाइज नंबर 8.5 के क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर फर्स्ट क्या कहता है? उसने कहा नोइंग द क्वेश्चन इन एडवांस इज अ नेसेसरी कंडीशन फॉर गेटिंग ए ग्रेड। हाँ जी, तो क्या लिखेंगे? अगर आपको ए ग्रेड मिलेगा एग्जाम में तो इसका मतलब आप आंसर को जानते थे, उल्टा करके लिख देंगे उसे। तो क्या कंडीशन थी हमारे पास? क्वेश्चन क्या था कि नोइंग द क्वेश्चन पेपर इन एडवांस knowing the question paper in advance is a
necessary condition for getting A grade। हाँ भाई, इसे if P then Q की फॉर्मेट में लिखना चाह रहे हैं हम, तो कैसे लिखेंगे आप इसी को ही? If you know the question paper in advance, then it is necessary condition for ना getting ना, a A grade. नेसेसरी कंडीशन शब्द तो हट जाएगा, फिर उसके बाद नेसेसरी कंडीशन जो शब्द है वो हट जाएगा। इफ यू न्यू द क्वेश्चन पेपर देन यू विल गेट ए ग्रेड, या इफ यू गेट ए ग्रेड देन यू न्यू द एग्जाम या क्वेश्चन पेपर इन एडवांस। क्या कहा मैंने आपसे कि भाई अगर क्वेश्चन पेपर जानते हैं तो ए ग्रेड आएगा, या इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर ए ग्रेड आया तो इसका मतलब आप क्वेश्चन पेपर के बारे में एडवांस में जानते थे। इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है जी, मैथमेटिक्स का रोल नहीं है। आप ध्यान से देखें तो समझ जाएंगे कि मैथमेटिक्स का रोल नहीं है इसके अंदर, सिर्फ उल्टा सीधा करके लिखना है आपको। कॉन्ट्रा पॉजिटिव कन्वर्स क्लियर हो गया सभी को? Yes, sir. देखो, इसके बाद जो हमारी जरूरत है वो है लॉजिकल रीजनिंग की, उसे समझ लें पहले। लॉजिक 8.6 के अंदर तो सिर्फ आपका कंजंक्शन और डिसजंक्शन है, यानी कि ट्रूथ टेबल बनानी है आपको। उसके बाद एक टॉपिक है हमारे पास लॉजिकल रीजनिंग, जिसके अंदर आता है कोडिंग डिकोडिंग। पहले लेटर कोडिंग आती है हमारे पास और उसके बाद फिर नंबर कोडिंग आती है। सुनिए ध्यान से, लेटर कोडिंग क्या होती है? देखो, आपके पास बेसिकली जो अल्फाबेट्स हैं वो ए से लेकर जेड तक होते हैं। कितने अल्फाबेट होते हैं पता है आपको? भाई ये तो छोटा बच्चा भी जानता है कि कितने अल्फाबेट होते हैं। 26. 26। 26। ए को 1 नंबर दिया जाता है, बी को 2, सी को 3, ऐसे 4 5 6 7 8 और लास्ट में इसको क्या नंबर दिया जाता है? 26। ठीक है सर? हाँ जी, क्लियर है बात? Yes, sir. अब इसका एग्जाम्पल देखो, उसने एक एग्जाम्पल में ये बोला कि लखनऊ की कोडिंग करी गई LUCKNOW। लखनऊ की कोडिंग करी गई हमारे पास किस तरह से? NWEMPQY, इस तरीके से। तो वो कह रहा है जिस तरीके से आपने जिस पैटर्न पे लखनऊ की कोडिंग करी इसमें, उसी पैटर्न के हिसाब से दिल्ली का कोड क्या होगा। तो हम इस बात को कैसे पहचानते हैं? देखो, एल की जगह पर एन आ गया। आप यदि अल्फाबेटिकली चेक करते हो तो जहां पर एल है उसके अंदर 2 जोड़ने पर एन आता है। कैसे भाई? आपके पास ABCDEFGHIJK L, उसके बाद M, फिर N, यानी कि 2 जोड़कर ही तो एन आ रहा हमारे पास। Yes, sir. ऐसे ही आप देखो, U के बाद V W, यानी कि इसमें 2 जोड़ते ही फिर W आ रहा है। C के अंदर एक छोड़कर अगला अगर आप ले रहे हो, D के बाद E आ रहा है। ऐसे ही K के बाद IJK, K के बाद L छोड़ दो, M आ रहा है। N छोड़ दो, N के बाद O छोड़ दो, P आ रहा है। O के बाद इसी तरीके से आपके पास क्या आ रहा है? Q, P के बाद Q आ गया, W के बाद X छोड़ दिया, Y आ गया। आप मुझे बताओ इसी तरीके से D में के बाद D के बाद एक छोड़ दो, अगला क्या बैठेगा? F। F। E के बाद ये कोडिंग पहचाननी पड़ेगी आपको, जरूरी नहीं है हर बार 2 प्लस करके ही आएगा, कभी माइनस करके भी आ सकता है, कभी 4 प्लस करके भी आ सकता है। ये कोडिंग पहचाननी पड़ेगी आपको। ऐसे ही E के बाद F छोड़ दो, अगला क्या बैठेगा? G। G। L के बाद M छोड़ दो, अगला क्या बैठेगा? N। N। H के बाद I छोड़ दो, J, J। और I के बाद ये छोड़ दो तो K। तो ये आपके पास दिल्ली की कोडिंग आ गई।
बोलिए सर, क्लियर हो गई बात? Yes, sir. ये आपके पास कोडिंग हुई, लेटर कोडिंग जिसे हम बोलते हैं। इसी तरीके से हमारे पास नंबर कोडिंग आती है। इसके एग्जाम्पल्स आप लोगों को करने पड़ेंगे, तब जाके ये परफेक्ट होगा काम। क्या मतलब है, सुनिए ध्यान से। नंबर कोडिंग में इसमें करते क्या है, नंबर कोडिंग में हम अल्फाबेट्स जो होते हैं वर्ड के अंदर, उन्हें नंबर से चेंज कर देते हैं, नंबर्स की हेल्प से उसकी कोडिंग कर देते हैं। कैसे, देखिए ध्यान से। आपके पास एक एग्जाम्पल दिया गया है, कह रहा है इफ राहुल इज कोडेड एज, राहुल का कोड आपको दे दिया 22, 5, 12, 25, 16, इस तरीके से। ये राहुल था हमारे पास, उसकी कोडिंग कर दी गई हमारे पास। उसे इसने कहा 22, 5, 12, 25 और 16। कह रहा है इसी हिसाब से विराट की कोडिंग क्या होगी। भाई हमें नहीं पता विराट की कोडिंग क्या होगी। आप जरा चेक करो अल्फाबेटिकली आर की पोजीशन क्या है। एक टेबल बनी हुई है आपकी बुक में जिसमें सारे अल्फाबेट की नंबरिंग हुई है। आर की एक्चुअल पोजीशन 18. सर 18। 18, लेकिन यहाँ 22 आ रहा है, 4 फालतू। अच्छा, ए की एक्चुअल पोजीशन 1 होती है, इसमें भी 4 फालतू आ रहा है। +4 आ रहा है, यहाँ भी +4, यहाँ भी चेक कर लेना +4 होगा, यहाँ भी चेक कर लेना +4 होगा, यहाँ भी चेक कर लेना +4 होगा। तो अकॉर्डिंगली इनकी पोजीशन में भी 4 प्लस करते चले जाओ। वी की पोजीशन क्या होती है एक्चुअल, जरा देखना। 22. 22 में 4 प्लस कर दो, 26। ऐसे ही आई में जो होगा उसमें प्लस कर दो। आर में आपको पता ही है, आर की कोडिंग 22, ए की कोडिंग आपको पता ही है 5, टी में भी ऐसे ही आप ऐड कर दोगे 4 और आपको इनकी कोडिंग मिल जाएगी, इनका नंबर लिखकर। क्लियर होगी भाई नंबर कोडिंग? Yes, जरूरी sir. नहीं है कि हर बार Yes, ऐड sir. करके होगी, जरूरी नहीं है हर बार ऐड करके होगी, कई बार मल्टीप्लाई करके भी हो जाती है। जैसे अगला एग्जांपल देखो, एग्जांपल नंबर 5। उसने आपसे कहा n इज कोडेड एज 28 and x is coded as 48 and CUT is coded as 88। तो कह रहा है व्हाट हाउ इज CUT कोडेड। भाई हमें नहीं पता किस तरह से इनकी कोडिंग होगी, कैसे होगी। हम इनकी एक्चुअल पोजीशन चेक करते हैं। जरा n की एक्चुअल पोजीशन बताना क्या है। 14. 14 और ये 28, तो 14 2 जा हो गया। इसकी एक्चुअल पोजीशन 24. 24. 24 इंटू 2 हो गया 48। मीटिंग एंड हो जाए तो रिज्वाइन कर लेना प्लीज। CUT की एक्चुअल कोडिंग हमें निकालनी है। पहले C की क्या पोजीशन है, 3. 3. 3, तो 3 की 2 से कर दी। U की एक्चुअल पोजीशन 21.